क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम सब का एक जो है चैप्टर वाइज, बिल्कुल चैप्टर वाइज एक एक जो है टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। तो आप भी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आज के वीडियो हम लोग जो पढ़ेंगे, मुगल काल में मराठा साम्राज्य। मुगल काल और मराठा साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनको वहां पर देखेंगे। कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इससे पहले मैंने जो आपका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराया है, आप जाके प्लेलिस्ट पे देखिएगा, तो वहां पर बीपीएससी प्रीवियस ईयर में जो है आपका एंशियंट और मिडिवल में जो है मध्यकालीन में आपका जो है क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आज हम लोग मुगल काल और आपका मराठा साम्राज्य के जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। तो आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। तो हम लोग शुरू करते हैं मुगल काल। मुगल काल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले बात करेंगे बाबर की। बाबर से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं, और जब अलग अलग राजाओं के बारे में, अलग अलग सुल्तानों बादशाहों के बारे में जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग शुरू करते हैं। बीपीएससी में सारे क्वेश्चन का हम डिस्कशन टॉपिक वाइज करेंगे, तो हमारे लिए आसान रहेगा कि तैयारी हमें किस लेवल पे करनी है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन बाबर से है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। याद रखना, कौन था? बाबर। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना किया था। पानीपत का जो पहला युद्ध था उसको में जो है लोदी वंश को समाप्त करके, इब्राहिम लोदी को पराजित करके, और एक नए राजवंश की स्थापना किसने किया? तो बाबर ने किया। किस पे किया? भारत पे। और याद रखना, दिल्ली को राजधानी बनाई। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया है। ठीक है, तो किस युद्ध से किया, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। किस किस वंश को पराजित किया है, किस राजा को पराजित किया है, किस युद्ध में पराजित किया है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमें उसको भी वहां पर देखना है। ठीक है, इसके अलावा एक जानकारी आप लोगों को दे देता हूं कि हमारा 72 बीपीएससी का समाधान बैच शुरू किया गया है। बहुत कम फीस है। हमारा जो क्लास है वो जो है एग्जाम वेब ऐप पे चलता है। क्लास वहां पर लाइव क्लास होती है डेली शाम को, जिनमें आपका ज्योग्राफी और आपका जो है इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही है। प्रत्येक शनिवार को करंट अफेयर क्लास होती है, और संडे को वीकली टेस्ट होता है जो आपका पूरे हफ्ते में पढ़ाया जाता है, उसका टेस्ट वहां पर होता है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फीस बहुत कम है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पानीपत के युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर जब जो याद रखिएगा, मुख्य कारण क्या था? जैसे कहा जाता है कि बाबर पानीपत के युद्ध में नई नई पद्धतियों का प्रयोग किया था। उसमें कैसी कौन सी पद्धति थी जिसने बाबर को विजयी बनाया? तो उसकी सैन्य कुशलता। याद रखिएगा, याद रखना, इसमें तुलगमा प्रथा भी उसने अपनाया था। उसमें जो याद है ना, उसकी घुड़सवार सेना भी बहुत महत्वपूर्ण थी। अफगानों की आपसी फूट भी कारण था। ये सारे कारण हैं। ठीक है, ये सारे कारण है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया? मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण याद रखिएगा, उसकी सैन्य कुशलता। जो उसकी सैन्य कुशलता थी बाबर की, वो सबसे महत्वपूर्ण थी। उसी की बदौलत उन्हें उसने जो है क्या किया था, पानीपत के युद्ध को जीता था। जबकि उस अगर सेना के रेशियो को देखा जाए तो इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या ज्यादा थी और बाबर के सैनिकों की संख्या कम थी। लेकिन कहा जाता है कि उसकी जो सैन्य कुशलता है, और याद रखिएगा, सैन्य कुशलता अगर अच्छी रहेगी तभी हम अच्छी जो है उसकी घुड़सवार सेना का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा हम तुलगमा जो प्रथा थी, जो आपका उज्बेगों की प्रथा थी, जो आपका मंगोलों की प्रथा था, उसका प्रयोग किया था जिससे सेना को सजाया जा सके, और सेना को कब आक्रमण करना है, कितने तरीके से आक्रमण करना है, इन्हीं सब प्रथाओं का उपयोग करके उसने जो है सफलता पानीपत के युद्ध में प्राप्त की थी। तो उसकी जो सैन्य कुशलता थी उसको सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कि और इस तरह के क्वेश्चन अब पूछने लगे हैं बीपीएससी में, तो हमें ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा गौर करने की हमें जरूरत है। याद रखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। हम शॉर्टकट में जब पढ़ते हैं
तो हम क्वेश्चन को बहुत ज्यादा नहीं सॉल्व कर पाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रडार से बाहर हो जाते हैं, हमारे रेंज से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए हमें कोई भी जो टॉपिक पढ़ना होता है तो एक बार दो बार बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से सही कथन की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। क्वेश्चन क्या है, भारत में बाबर के आगमन के कारण, जब बाबर जो है भारत आया तो उसके आगमन के कारण किसकी शुरुआत हुई। पहला लिखा है उपमहाद्वीप पे बारूद का आगमन हुआ। नहीं, आगमन तो तुर्कों के समय में ही हो गया था। जो है दिल्ली सल्तनत में ही बारूद का उपयोग शुरू हो गया था। ऐसा नहीं कि दिल्ली सल्तनत में तोपें नहीं थी, तुगलक काल में भी तोपें थी, अलाउद्दीन खिलजी ने भी तोपों का उपयोग किया था। इसके अलावा देखा जाए तो आपका जो है लोधी काल में जो सिकंदर लोधी ने तोपों का उपयोग किया था। तो बारूद का उपयोग याद रखना, ये नहीं होगा, कट हो जाएगा। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय कराया गया, गलत हो जाएगा, क्योंकि मेहराब और गुंबज याद रखिएगा, जो मेहराज और गुंबज है, गुंबज देखा होगा कि मस्जिद के ऊपर गोल आकृति का है, और मेहराब जो होता है वो दरवाजे के पास जो आपका क्या कहते हैं इस तरह का होता है, देखा होगा इस तरह का मेहराब होता है। इस तरह का जो मेहराब बनता था, ये प्रथा हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत में ही शुरू हो चुकी थी। चाहे अलाई दरवाजा हो, चाहे आपका जो है क्या कहते हैं इल्तुतमिश का मकबरा हो, इन सब चीजों में हमें देखने को मिलता है मेहराब। तो मेहराब की शुरुआत और गुम्बद की शुरुआत भी बाबर ने नहीं कराया था हमारे यहाँ, वो पहले से चल रहा था। तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब देखो कभी कभी हमें ऐसे भी आंसर निकाला जाता है कि मान लीजिए दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो 2 नंबर यहाँ, 1 नंबर 2 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर 2 नंबर यहाँ है, तो अपने आप आंसर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 1 2 यहाँ भी है, ये भी कट हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम एक आंसर निकालते हैं तो 50-50 चांस हो जाता है, और आसानी से आंसर निकल भी जाता है। मान लो हमें 2 ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर भी हम निकाल सकते हैं इस तरह करके। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन है। यहाँ 3 और 4 ऑप्शन है। आगे देखते हैं। प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की जो स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबर कहा जाता है कि तैमूर और आपका जो चंगेज खान दोनों का वंशज था। तो ये आपका ये सही हो जाएगा। और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी, ये भी सही हो जाएगा। तो बारूद का उपयोग पहले भी होता था, लेकिन युद्ध में तोपों की शुरुआत अगर किसी ने किया था तो किसने किया था, बाबर ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। 3 और 4 इसका क्या आंसर सही है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमें किताब को या फिर नोट्स को बहुत अच्छे से केयरफुल तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के समय में याद रखिएगा जो है बहुत सारे युद्ध हुए थे। यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। बहुत सारे काम हुमायूं ने किया था, बहुत सारे काम शेरशाह सूरी ने किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें इनको अच्छे से देखने की जरूरत है। शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ये प्रस्ताव हुमायूं के पास किसने भेजा था, तो शेर खान ने भेजा था, जिसे बाद में शेरशाह सूरी की उपाधि से धारण किया था जब चौसा का युद्ध ने उसने जीता था हुमायूं से। लेकिन शेर खान ने इस उपाधि को याद रखना, शेर खान ही ऐसा व्यक्ति था जिसने ये जो है प्रस्ताव किसके सामने रखा था, हुमायूं के सामने रखा था। लेकिन हुमायूं ने इसे मानने से क्या किया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हुमायूं शेरशाह सूरी ने जो है बहुत काम किया है। और शेरशाह सूरी का जो राज्य का क्षेत्र था, शुरुआती जो उसके राज्य के क्षेत्र थे, वो चुनार और आपका जो सासाराम और बिहार का जो रोहतास का क्षेत्र है, दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है, वहां तक इसका पूरा क्षेत्र था। इसलिए बिहार स्पेशल और बिहार में क्वेश्चन शेरशाह सूरी से ज्यादा पुटअप होते ही हैं। तो इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, किसने किया था? तो याद रखिएगा ये काम शेरशाह सूरी ने किया था। लेकिन शेरशाह सूरी के अलावा याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने जो विभाजन किया था वो 200 और 500 में किया था।
लेकिन उसमें 250 की जो श्रृंखला जोड़ दी थी वो इस्लाम शाह ने जोड़ा था, जो किसका पुत्र था, तो शेरशाह सूरी का पुत्र था। तो इसका आंसर सी और डी दोनों होगा, अर्थात इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। तो दोनों लोगों ने मिल करके इस सेना को जो है अलग अलग टुकड़ियों में जो बांटा था, तो सैन्य टुकड़ियां अलग अलग बढ़ती ही थी, ठीक है। तो 200, 250, 500 की जो श्रेणी थी, इनमें दोनों लोगों का योगदान है, शेरशाह सूरी का भी योगदान है और उसके पुत्र जो है इस्लाम शाह का भी योगदान है। तो इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार, चुनार कहां पर है? तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। चुनार क्यों फेमस है? चुनार क्या देखना, अशोक के समय से ही फेमस रहा है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों फेमस रहा है? क्योंकि अशोक के समय में अशोक के जितने भी पिलर बनाए गए हैं, जितने भी उसके अभिलेख बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, वो सब चुनार में जो है पत्थर, जो लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है और जो वहां बलुआ पत्थर पाया जाता है, तो बलुआ पत्थर पर अशोक के सारे स्तंभ की जो निर्माण होता था वो चुनार में होता था, और चुनार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। तो ये बात याद रखना। और यहाँ पर विंध्यकर्म की चट्टानें पाई जाती हैं, अर्थात विंध्याचल का विस्तार है, ठीक है। अब विंध्याचल कैसा पर्वत है? औषाधी है, तो औषाधी चट्टानों में ही बलुआ पत्थर पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो याद रखना, जो चुनार दुर्ग है इस पर हुमायूं का भी अधिकार था, इस क्षेत्र पर हुमायूं का अधिकार था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो जो पहली बार आक्रमण किया था वो 1532 में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो ये मत सोचिएगा, आपने देखा होगा एक जो है हमेशा कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो, याद रखिएगा, अपने बादशाह पति की याद में मकबरे का निर्माण कराया है हाजी बेगम ने। हाजी बेगम, याद रखिएगा, ये हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं की पत्नी, जब याद रखिएगा हुमायूं की डेथ हो गई थी तो अकबर क्या बन गया था? बादशाह। तो अकबर के शासनकाल में याद रखिएगा हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने जो है हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था, अपने पति की याद में कराया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और याद रखिएगा इसे ईरानी विद्वानों के, ईरानी वास्तुकला के आधार पर इसको बनाया गया था। तो हुमायूं के मकबरा याद रखिएगा उसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर दोनों का उपयोग किया गया है, जो दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे में याद रखिएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो हुमायूं के मकबरे की नकल की गई है ताजमहल से। ताजमहल की जो नकल हुई है वो हुमायूं के मकबरे से हुई है। बस दोनों में अंतर क्या है कि जो आपका हुमायूं का मकबरा है उसमें चारों तरफ मीनारे नहीं है, जबकि आप देखेंगे तो ताजमहल में चारों तरफ मीनारे हैं। एक अंतर और ये है, डिजाइन का तो अंतर नहीं है, आप जो बीच की गुम्मज देखेंगे तो जो गुम्मज वाला क्षेत्र है देखेंगे ताजमहल और आपका जो हुमायूं का मकबरा बिल्कुल सेम है। अंतर क्या है? एक अंतर तो मैंने मीनार का बता दिया, एक अंतर यह है कि हुमायूं के मकबरे में ताज जो आपका संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर दोनों का उपयोग किया गया है, जबकि ताजमहल में केवल संगमरमर का उपयोग किया गया है। तो बनावटी में कोई अंतर नहीं है, बस केवल एक मीनार का अंतर है, एक पत्थर का अंतर है, बाकी जो उसकी आपका जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर सेम इसका है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि जो है ताजमहल की नकल किससे की गई है, तो हुमायूं के मकबरे से की गई है, ये भी याद रखिएगा। और हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? हाजी बेगम ने। और हाजी बेगम कौन थी? तो याद रखिएगा ये हुमायूं की पत्नी थी, अकबर की ये सौतेली माँ थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो युद्ध स्थल दिए गए हैं, उन 4 युद्धों को क्रम से सजाना है जो हुमायूं ने लड़ा था। तो हुमायूं ने जो युद्ध लड़ा था, इसके अलावा जितने भी राजा हैं उनके जो प्रमुख प्रमुख युद्ध हैं उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। जैसे शेरशाह सूरी के बारे में हुमायूं के बारे में पूछा ही गया है, अकबर के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा जो अगर देखा जाए तो जो आपको मराठा साम्राज्य के बारे में पूछा गया है। तो हमें मुख्य मुख्य युद्ध के क्रम को भी हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, हुमायूं ने अपने जीवन में 4 युद्ध लड़े थे। अगर देखा जाए तो 4 युद्ध में देखा जाए तो आपका एक युद्ध है आपका देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और आपका सरहिंद का युद्ध। यही 4 युद्ध हुमायूं के जीवन में लड़े हैं। हुमायूं ने इन्हीं 4 युद्धों में अपने साम्राज्य को खो दिया
और पुनः अपने साम्राज्य को पा लिया। कैसे? देवरा का युद्ध जो लड़ा था, याद रखिएगा, ये 1532 में लड़ा था। चौसा का जो युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी के साथ लड़ा था, तो याद रखिएगा ये कब लड़ा था, तो याद रखना 1539 में। और चौसा के युद्ध लड़ने के बाद ही याद रखिएगा उसने दिल्ली की ओर मूव किया, याद रखिएगा, और यहीं पर शेर खान की उपाधि लिया था। और याद रखिएगा जब उसके बाद उन्होंने कन्नौज का युद्ध लड़ा, कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ये 1540 में लड़ा गया। इसी 1540 के युद्ध में याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली से बाहर कर दिया। तो हुमायूं 15 वर्ष ईरान में रहा और इसी 1540 में शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर शासन व्यवस्था को संचालित किया। लेकिन कन्नौज के बाद सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना ये 1555 में हुआ था। और सरहिंद के युद्ध में याद रखिएगा जो है हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया और सरहिंद के युद्ध में इस जो है आपका क्या कहते हैं, जो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी थे उनको पराजित करके पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो ये कन्नौज का युद्ध, सर कन्नौज का जो युद्ध है, इसी युद्ध से हुमायूं याद रखेगा दिल्ली की सत्ता से बाहर हुआ था और सरहिंद के युद्ध से वो दिल्ली की सत्ता को पुनः प्राप्त कर लिया है। तो ये भी याद रखिएगा जो 1555 में लड़ा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो कौन सा युद्ध किसके साथ हुआ है, कौन सा युद्ध कहाँ हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। तो जो हुमायूं है ये अपने जीवन के 4 युद्ध लड़े थे, चारों का क्रम यही है, इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले जो है हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान बना? ये जो है किसने किया था, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी शुरू में हजरते आला की उपाधि धारण किया था, लेकिन बाद में उसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा से क्वेश्चन बहुत अलग अलग डिफरेंट पूछा जा सकता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर, याद रखना ये सासाराम में बिहार में है। ठीक है, दूसरा जो आपका शेरशाह का मकबरा है इसे याद रखना बिहार का ताजमहल कहते हैं। और ये याद रखिएगा हिंदू और इस्लामिक दोनों शैलियों में बनाया गया है और इसकी एक खास विशेषता है कि लाल बलुआ या पत्थर से बनाया गया है और तालाब के बिल्कुल बीच में बनाया गया है। ठीक है, जैसा आप मैप पे यहाँ देख रहे हैं। एक खासियत इसकी और भी है कि शेरशाह सूरी के मकबरे में याद रखिएगा इसमें जो है 3 लोगों को मुख्य रूप से दफनाया गया है। कौन कौन? एक तो इसमें दफनाया गया है शेरशाह सूरी को, इसी मकबरे में शेरशाह सूरी के पिता को दफनाया गया है और इसी मकबरे में शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह को भी दफनाया गया है। तो याद रखना शेरशाह सूरी के पिता स्वयं शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के पुत्र तीनों को एक ही साथ दफनाया गया है शेरशाह सूरी के मकबरे में जो सासाराम बिहार में है। याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। तो यहाँ से अलग अलग डिफरेंस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हमें इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला आपका है जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? जब्ती प्रणाली याद रखना शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। ये याद रखना कहाँ पे, याद रखना ये कृषि व्यवस्था में शुरू की गई थी। याद रखेगा, तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसके समय हुई थी, उपज किसकी उपज है, तो याद रखना ये शेरशाह सूरी की उपज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी भी सरकार ने, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखिएगा, कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी जो है नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता के साथ परिचय दिया शेरशाह सूरी के बारे में, यह शब्द किसने कहा था? मतलब कि जो काम सरकार नहीं कर पाई, यहां तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए, वो काम किसने कर दिखाया? तो शेरशाह सूरी ने कर दिखाया। ये कथन किसका है? तो याद रखना ये जो कथन है ये H.G. कीन का है। याद रखना कीन ने जो है शेरशाह सूरी के बारे में विचार प्रकट किया। क्यों कहा ऐसा? शेरशाह सूरी का जो शासन काल है याद रखना 1540 से लेकर के 1545 तक, अपने 5 से 6 वर्ष के शासन काल में जो काम इसने कर दिखाया वो कहा जाता है कि अकबर भी नहीं कर पाया था उसने कम समय में, उतने कम समय में उतना अच्छा काम जनता के लिए कोई नहीं कर पाया। और वो ऐसा काम किया जो आज भी हमारे और आपके जुबान पर, हमारे आपकी जेब में है, जिसको हम कह सकते हैं रुपया। रुपया शब्द किसने दिया था? तो इस शेरशाह सूरी ने दिया था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस शब्द को कोई हटा सके और आज भी हमारी मुद्रा को रुपया कहा जाता है। ठीक है, दूसरा
शेषा सूरी ऐसा सुल्तान था जिसने जो है सड़क ए आजम की स्थापना कराई थी। देखा होगा बंगाल से लेकर के और आपका जो अटक तक, कहाँ पर है, कटक तक जो है, अटक से कटक तक कहा जाता है उसको, कहाँ पर, पाकिस्तान तक वो बनवाया था, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, जीटी रोड कहा जाता था। इसके अलावा इसने जो है बागों का निर्माण कराया। कृषि व्यवस्था में शुरुआत जो है, कृषि व्यवस्था में बहुत सारी शुरुआतों को किया, कृषि व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किया इसने, बहुत सारी नहरों का निर्माण करा। तो अपने 5 से 6 साल के कार्यकाल में शेषा सूरी ने वो काम करके दिखाया जो काम बड़े बड़े अंग्रेज या और लोग नहीं कर सके हैं। तो इसका जो किसने कहा था, तो एच.जी. कीन ने कहा था। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारे राजाओं के बारे में कोई विद्वान या कोई इतिहासकार जब कोई विचार प्रकट करता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था। तो 39 जो युद्ध लड़ा गया था वो चौसा में लड़ा गया था। चौसा कहाँ पर है, याद रखिएगा, ये आपका बक्सर में गंगा नदी के किनारे हुआ था, यहीं पर युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी हो जाएगा। ये यही युद्ध था जो निर्णायक युद्ध था, जहां उसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण किया था और उसने जो है किसको पराजित किया था, तो याद ना, हुमायूं को पराजित किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो जिस पर दिल्ली पे जब कब्जा किया तो कन्नौज का युद्ध था जो 1540 में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, तो चौसा और कन्नौज ने हुमायूं के भागों को क्या किया, बदल दिया। और हुमायूं के भाग को नहीं बदला, शेषा सूरी के भी भाग को बदल दिया, दोनों के भाग बदल गए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। ये याद रखना, आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ये लिखा था, तो ये अकबर के बारे में लिखा था। किसने, याद रखना, आर.पी. त्रिपाठी ने। उन्होंने कहा था कि याद रखना भारत को एक करना चाहता था और भारत के साम्राज्य को मध्य पूर्व से लेकर के और पूरे पश्चिमी एशिया तक उसको जोड़ना चाहता था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आजकल याद रखिएगा कि मध्य पूर्व बहुत चर्चा में है। देखा होगा जब से अमेरिका, इजराइल और आपका ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है तो मध्य पूर्व लगातार शब्द आ रहा है, पेपर में, न्यूज़पेपरों में लगातार, आप देखो सोशल मीडिया पे मध्य पूर्व बात हो रही है। तो मध्य पूर्व है क्या, तो अगर हम पूरे विश्व का मैप उठा के देखते हैं तो मध्य में याद रखिएगा कौन है, अफ्रीका। तो याद रखना मध्य का यहाँ मतलब क्या होगा, उत्तरी अफ्रीका होगा, याद रखिएगा क्या होगा, उत्तरी अफ्रीका होगा। और पूर्व, अफ्रीका के पूर्व में याद रखना कौन सा क्षेत्र है, तो पश्चिमी एशिया है, याद रखिएगा। क्या है आपका, पश्चिमी एशिया है। तो पश्चिमी एशिया याद रखिएगा, उसको क्या कहा जाएगा, यहाँ पर पूर्व कहा जाएगा। तो मध्य का मतलब उत्तरी अफ्रीका, पूर्व का मतलब पश्चिमी एशिया। तो उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के देशों को क्या कहते हैं, मध्य पूर्व कहते हैं, मिडिल ईस्ट कहा जाता है। आजकल यहाँ तनाव है तो आपसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा देख लेना। बाकी मैपिंग की क्लास में जब कराऊंगा तो आपको ये सब चीजें बताऊंगा कि किस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए, तो इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अकबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना कौन सा बनता है, याद रखना दक्षिण बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो आपका फतेहपुर सीकरी है, याद रखना ये आगरा के बगल में है। आगरा को काट करके फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने कराया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था कुछ समय के लिए। तो अकबर ने याद रखेगा वहीं पर बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था और वहीं पर याद रखेगा जो जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो याद रखना जो महत्वपूर्ण है उसका प्रवेश द्वार पूछा गया है तो दक्षिण की ओर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। कितना विरोधाभास है, क्वेश्चन पूछा इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ कुछ यूनिक चीजें हो गई हैं। क्या हो गई हैं, एक हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम था और एक मुस्लिम राजा का सेनापति हिंदू था। अकबर का सेनापति मान सिंह और जो आपका महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो ये किसने किया था? याद रखना, अकबर ने किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, इसने विवाह की आयु को तय किया, इसने जो है जजिया कर को समाप्त किया, इसने बहुत सारे काम किए और इसके अलावा युद्ध में पकड़े गए लोगों को दास बनाने से जो है इसने मना कर दिया। तो अकबर ने कौन कौन से काम किए लिस्ट में दे रहा हूं, इनको देख करके वीडियो को रोक करके याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आज तो ये क्वेश्चन पूछ दिया गया तीर्थ यात्रा कर, कल ये पूछा जाएगा तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया, जजिया कर कब समाप्त किया गया, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख करके याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। तो अकबर ने कौन कौन सा काम करवाया है सबके बारे में याद रखना। बाकी हम जब आपको पढ़ाएंगे वहां पर डिटेल में, जो क्लासेस चल रही हैं वहां डिटेल में मैं अकबर के बारे में एक चीज बताऊंगा कि अकबर ने कौन कौन से काम किए थे, कहाँ किया था, सब एक एक चीज जानकारी आपको मैं दूंगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? याद रखिएगा, अकबर ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध लड़ा था, तो उसने बंगाल और बिहार को जीता था। ठीक है, तो बंगाल और बिहार को जब जीता था तो कब जीता था, ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना 1576 में, 1576 में ही जो है उसने बंगाल और बिहार दोनों को जीता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि बहुत सारे युद्ध ऐसे हुए जहां पे अकबर सेनापति नहीं था। अकबर एक साथ में एक ही ईयर में कई सारे युद्ध लड़ा था, कहीं उत्तर भारत में, कहीं दक्षिण भारत में, तो कहीं पश्चिमी भारत में, कहीं पूर्वी भारत में, तो एक साथ कई युद्ध हो रहे थे। तो ये बात याद रखिएगा, ये 1576 में याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल और बिहार को दोनों को जीता था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ध्यान रखना, अकबर द्वारा। दीन ए इलाही एक सूफीवादी एकेश्वरवादी धर्म था। कहा जाता है कि अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी, दीन ए इलाही की शुरुआत किया था। कब किया था? तो 1582 में इसकी शुरुआत किया था। इस धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो कौन था? अबुल फजल थे। और एकमात्र हिंदू बीरबल ने ही इसको अपनाया था, याद रखिएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में जो है इसकी बड़ी आलोचना हुई अकबर को इसको लेकर के अकबर की आलोचना हुई कि जब इस्लाम धर्म स्वयं है ही और अकबर इस्लाम धर्म को मानता है, इस्लाम धर्म में पैदा हुआ है ऐसा कहा जाता है, तब आप क्यों जो है अलग धर्म चला रहे हैं? तो जो उलेमा वर्ग था, जो आपका काजी वर्ग था, बड़ा विरोधी हुआ था। और इसीलिए याद रखेगा अकबर के खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था जौनपुर से। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जहांगीर की ओर कि जहांगीर से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया है, इसको हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के समय में आया था। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो अकबर के समय में हुई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला दूत आया था हमारे यहाँ, विलियम हॉकिंस आया था। कब आया था? तो 1608 में आया था, जहांगीर के समय में आया था। और इसके बाद जो दूसरा यात्री था वो जो है सर थॉमस रो था। ये कब आया था? तो ये 1500 या 1615 ईस्वी में आया था। और याद रखना, ये भी जो है जहांगीर से मुलाकात की थी और कई जगह पे फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी? तो किसको दिया था? हॉकिंस को दिया था। याद रखना, विलियम हॉकिंस जब भारत आया था तो जहांगीर के समय में आया था, लेकिन जो लेटर लेके आया था वो अकबर के नाम का लेके आया था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत आया भारत, तो कब आया? तो 1608 में आया था। और कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया। विलियम हॉकिंस जब भारत आया तो हुआ देखना, वो मुलाकात आगरा में किससे किया? जहांगीर से। जहांगीर से मुलाकात किया और फारसी में पहले बात किया उसने, हॉकिंस ने। तो जहांगीर बड़ा खुश हुआ और उसने जो है याद रखेगा 400 का मनसब भी दिया था, अर्थात सेना में एक पद भी दिया था। और खान, इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। तो किसको दिया था? हॉकिंस को दिया था, याद रखिएगा। इसके अलावा मुगल काल में कितने अभी तक जो है विदेशी यात्री आए हैं, किस किस समय में आए हैं, ये मैं यहाँ लिस्ट दे दे रहा हूं। देख करके इनको याद कर लीजिएगा कि किस किस समय में कौन आया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भविष्य में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो सबको मैं यहाँ लिस्ट में दे दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है,
एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? याद रखिएगा, जो एतमाउद्दौला का मकबरा है, याद रखिएगा, ये नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां कौन थी? नूरजहां, याद रखिएगा, जो है जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। और एतमाउद्दौला कौन था? एतमाउद्दौला, याद रखिएगा, नूरजहां का पिता था, ठीक है। और नूरजहां जब उसकी डेथ हो गई तो नूरजहां ने एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया था आगरा में। और याद रखिएगा, ये पहला शुद्ध मकबरा है जो पूर्ण रूप से संगमरमर का बना हुआ है। कौन सा? एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में। किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता का मकबरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पच्चीनकारी पित्राद्युरा, याद है ना, पच्चीनकारी पित्राद्युरा निम्न में से किससे संबंधित है? याद रखिएगा, जो आपका संगमरमर है, संगमरमर के पत्थर पर जब जो है जो सोना या चांदी या जो आपका हीरा के जो है जो जवाहरात होते थे उस पे जड़े जाते थे, तो उसी को कहा जाता है पित्राद्युरा। इसकी शुरुआत मुगल काल में देखने को मिलती है और ताजमहल में बहुत सारे भवनों पर, आगरा में देखेंगे, चाहे आपका दिल्ली में देखेंगे, बहुत सारे भवनों पर आज भी इसकी जो है हमें जो है कलाकारियां दिखाई देती थी। यहाँ लिखा है, दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़ करके फूलों की नक्काशी की जाती थी। याद रखना, ये काम किसके समय में होता था? मुगल काल में। तो ये इसका विस्तार सबसे ज्यादा अगर किसी में हुआ है तो शाहजहां के शासन काल में हुआ, ये भी याद रखना। तो पित्रादुरा एक महत्वपूर्ण शैली, जो कीमती पत्थर जो होते थे आपके, खास करके संगमरमर, तो उस पर जो आपके चित्रकारियां होती थी, उस पर सोने और चांदी और हीरे के जो उस पर पत्थर लगाए जाते थे, उस पर जो कढ़ाई की जाती थी, उसी को पित्राद्युरा कहा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं जो है आपका किससे? जहांगीर से। अब आगे बढ़ते हैं, शाहजहां के समय में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बीपीएससी में। पहला क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? याद रखना, दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने दिल्ली में एक नया नगर बसाया था, शाहजहानाबाद। नदी है यमुना के किनारे, और वहीं पर उसने एक नया जो है किला बनवाया था, लाल किला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लाल किला इलाहाबाद में भी एक है, वो किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। एक लाल किला आपका आगरा में भी है, वो किसने बनवाया था? तो वो अकबर ने बनवाया था। लेकिन याद रखिएगा, जो दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और आज इसी लाल किले पर हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराया जाता है, जो हमारे स्वतंत्रता का एक प्रतीक के रूप में। जिसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? ठीक है, तो किसने कहा था? तो ए एल श्रीवास्तव ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन छुपा है, देखा रखिएगा। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा रहा है कि मुगल काल का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो याद रखना, ये शाहजहां के काल को कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो ये एएल जो है आपका श्रीवास्तव ने कहा था। लेकिन ये केवल इन्हीं का विचार है, ये इतिहासकार में केवल इनके ही विचार को माना गया। लेकिन इतिहास में इनके काल को नहीं कहा जाता है स्वर्ण युग, कहा जाता है अकबर के काल को कहा जाता है। लेकिन जो आपका एएल श्रीवास्तव ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि याद रखिएगा, एक कहावत है कि अगर हम राज्य का विस्तार हम ना कर सकें तो जो हमारे पूर्वजों ने हमें राज दिया है हम उसको बना के तो रख सकते हैं ना, उसमें अगर हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं तो कमी ना करें। तो वो काम किसने किया था? शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने जो उसको विरासत में उसके दादा अकबर और उसके पिता जहांगीर ने जो उसको दिया था, वो राज्य को उसने बना के रखा, उसमें कमी नहीं होने दिया। इसी आधार पर एएल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा था, क्योंकि उसी के बाद जब औरंगजेब आता है तो वहीं से पतन शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विचार इन्होंने ही दिया था, ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं, तो याद शाहजहां के काल को। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो याद रखिएगा आपका जहांगीर के काल को। मुगल काल में साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो अकबर के शासन काल को कहा जाता है। तो ये बात याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में झगड़े की जड़ क्या थी? याद रखना, जो ईरान के जो राजा होते थे उन्हें शाह कहा जाता था, और जो मुगल के जो राजा होते थे इनके बीच में जो झगड़ा होता था वो किसको लेके था? याद रखना, कंधार को लेके था। कंधार यानी अफगानिस्तान में था। अब याद देखो, समझो, समझ ध्यान समझना, अगर हम भारत के मैप को देखें तो आपका ये, अगर ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है, आपका ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है ये तो पूरा पाकिस्तान का है, लेकिन उस समय इंडिया का क्षेत्र था। तो यहां तक मुगलों का राज्य स्थापित था, क्योंकि पाकिस्तान तो उसमें था ही नहीं। उसके बाद अफगानिस्तान पड़ता, अफगानिस्तान के बाद ईरान पड़ता, आप मैप पे देखे होंगे। तो ईरान और याद रखना आपका भारत के बीच में अफगानिस्तान था, और कंधार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जो दोनों के बीच में आवागमन का मार्ग था। इसीलिए कंधार को लेकर के याद रखना विवाद किसके किसके बीच में था? ईरान के राजा और आपका मुगल बादशाहों के बीच में। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब से कितने क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन 2 ही 4 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? याद रखना, औरंगजेब ने जो जिहाद का नारा दिया उसका अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम। इसका मतलब होता है जो है पूरे भारत को इस्लामीकरण कर देना, पूरे भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? मतलब ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने ब्रिटिशों के साथ अपना मतलब झड़प हो गई थी? तो याद रखना औरंगजेब था। औरंगजेब, ऐसा क्यों? आप देखे होंगे कि कलकत्ता में अंग्रेजों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह भी किया था। अगर आपसे कोई कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था, तो औरंगजेब के समय में हुआ था। तो औरंगजेब ने कलकत्ता में और आपका बंगाल में कई बार जो है अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था, वहां पर छोटे मोटे युद्ध हुए थे। तो याद रखना, जो है ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था किसने? औरंगजेब ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिख संप्रदाय, याद रखना मुगल काल के समय में ही सिख संप्रदाय भी था। मुगलों के अलग अलग राजाओं का संबंध जो आपका सिख गुरुओं से था। तो जो 10 सिख गुरु कौन कौन से थे, उनके क्रम को एग्जाम में पूछा जाता है, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। 10 सिख जो आपका गुरु कौन कौन से थे, ये क्रम पूछा जाता है, तो आप इनको देख करके याद कर लीजिएगा। बाकी जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि किसने क्या काम किया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? याद रखना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह, याद रखेगा, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जो जन्म हुआ था, याद रखना, 1666 में हुआ था, और 1708 में इनकी हत्या कर दी गई थी महाराष्ट्र के नांदेड़ में। तो याद रखेगा, महाराष्ट्र का नांदेड़ और आपका बिहार का पटना, दोनों संबंध किससे? गुरु गोविंद सिंह से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब किस जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? पटना में। याद रखना, सिख धर्म का जो सबसे बड़ा तख्त है, याद रखना कहाँ पर है? जो आपका क्या कहते हैं, अमृतसर में है, जो आपका स्वर्ण मंदिर का है। और दूसरा सबसे बड़ा कहाँ है? पटना में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेगा। अब आते हैं मराठा साम्राज्य और संघ के बारे में, राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखना, जो सिख धर्म से 2 ही क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी में पूछा गया है। अब आते हैं मराठा राज्य के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको देख लेते हैं। ये लिखा है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। हम इसको मुगलों के साथ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मुगल और मराठा संघर्ष हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें इनको साथ में पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? शिवाजी के। शिवाजी के मंत्री जो उनका जो मंत्रिमंडल था, अर्थात जो उनका मंत्रिपरिषद था, उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। और अष्टप्रधानों में याद रखिएगा 8 मंत्री होते थे जो अलग अलग काम करते थे, जिनका हेड कौन होता था? पेशवा होता था। ठीक है,
तो अष्ट प्रधान पूछा जा सकता है किसके समय में, शिवाजी के समय। अगर आपसे पूछा जाए अष्ट दिग्गज किस समय में होते थे, तो याद रखना वो कृष्णदेव राय के समय में होते थे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ दिया है मराठा शासकों को कि अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान करना। एक तरफ अधिकारी दिए गए हैं, एक तरफ उनका विभाग दिया गया है कि उनके विभाग में कौन कौन से होते थे। ठीक है, पहला जो आपका याद रखिएगा, जो सचिव है याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला आपका सचिव कौन होते थे, पेशवा कौन होते थे, सुमंत कौन होते थे और आमत्य कौन होते थे। तो जो पेशवा होते थे ये प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं सचिव जो होते थे, वो सचिव याद रखिएगा पत्राचार के प्रभारी होते थे। सुमंत जो होते थे याद रखना वो विदेश विभाग को देखते थे, और आमत जो होते थे वो वित्त विभाग को देखते थे। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो कौन कौन सा अष्ट प्रधान में कौन से मैंने बता ही दिया था, लिस्ट दे दिया था, इनको याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसी तरह का है कि अष्ट प्रधान गठन किसने किया था, तो याद रखना शिवाजी ने किया था। अष्ट दिग्गज पूछता तो कृष्णदेव राय हो जाता। ठीक है, तो हमें शब्दों पर ध्यान देना है। अगला आपका है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी किसके लिए, तो मराठा साम्राज्य के लिए। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा शब्दों का जो है खेल है सारा, इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है आपका सरजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा संबंधित है। मराठों की जो भू राजस्व प्रथा थी उसे क्या कहते थे, सरजामी प्रथा कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मुगल साम्राज्य के विघटन के बारे में देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था वहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मयूर सिंहासन याद रखिएगा ये किसका था, शाहजहां ने। इसको शाहजहां ने बनवाया था, जिसपे जो है सोना और हीरे की जो है उस पे जड़ावट की गई थी। याद रखिएगा, पूछा गया अंतिम सम्राट कौन था, तो अंतिम अंतिम कौन था, मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था 1748 तक था, और 1700 याद रखिएगा 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह को याद रखिएगा, इसे जो है क्या कहते हैं, जो है अफगानी शासक था, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो नादिर शाह ने जब 1739 में आक्रमण किया था तो दिल्ली को लूट लिया था। तो उस साथ में जो आपका कौन सा, तो देखा होगा कि जो कोहिनूर हीरा था, मयूर सिंहासन, ये सब अपने साथ लेके चला गया था। तो जब लेके चला गया था तो अंतिम कौन बैठा था, मोहम्मद शाह, जो आपका मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो है बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना ये किसके लिए है, शाह आलम द्वितीय के लिए है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्यों दाखिल होने नहीं दिया था, कि ये वही शाह आलम द्वितीय हैं जो बक्सर के युद्ध में पराजित हुए थे। और पराजित होने के बाद जब दिल्ली वापस आ रहे थे तो उसका जो आपका वजीर गाजुद्दीन था, उसने दिल्ली में प्रवेश होने से रोक दिया कि आप युद्ध हार के आ रहे हो, आपको गद्दी बैठने का कोई हक ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में जो है कहा जाता है कि उसने जो है उसके साम्राज्य की सीमा थी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। इसका जो आंसर अगर कहा जाए तो इसका आंसर तो ए होगा, चांदनी चौक अर्थात दिल्ली से पालम तक, आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन ये क्या कहते हैं, मुगल बादशाह बहादुर शाह के बारे में नहीं कहा जाता है। ये क्वेश्चन गलत दे दिया था बीपीएससी ने, बाद में इसको डिलीट कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इसको बता देता हूं। ये जो कहावत कही गई है किसके बारे में कही गई है, याद रखिएगा, तो ये शाह आलम द्वितीय के बारे में कही गई है कि दिल्ली से पालम तक ही उनका शासन रह गया था। दिल्ली अर्थात चांदनी चौक से पालम दिल्ली में ही है, जहां आज एयरपोर्ट है। ठीक है, बस इतना ही शासन रह गया था। तो यहाँ पे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नहीं होगा, यहाँ शाह आलम द्वितीय होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन गलत था, तो बीपीएससी ने इसको अपने जो है क्या कहते हैं उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो यहाँ याद रखना ये किसके लिए कहा गया, शाह आलम द्वितीय के लिए कहा गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मुगल कालीन प्रशासन के बारे में देख लेते हैं कि मुगल कालीन प्रशासन के बारे में भी कौन कौन से क्वेश्चन आपकी बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है,
पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखा है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ है। मध्यकाल में जो बटाई शब्द है उसका जो अर्थ क्या लगाया गया है, लगान निर्धारण का एक तरीका था। याद रखिएगा, जब कृषि की उपज होती है तो उसकी बटाई होती है, ठीक है। तो बटाई शब्द का इस्तेमाल किया गया था लगान के निर्धारण के लिए। और जो लगान होता था वो दो रूपों में लिया जाता था। लगान अर्थात भू राजस्व कर, उपज के रूप में भी लेते थे और आपका जो है नगद भी लेते थे। तो याद रखना, जो उपज के रूप में जो अनाज लिया जाता था उसको बांटा जाता था, इसीलिए उसको क्या कहते थे, बटाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। यह प्रथा सेना में शुरू की गई थी, पहले याद रखना। इसको शुरू किया था जहांगीर ने। और दो अस्पा सिंह अस्पा का मतलब यह होता है कि जो मनसबदार होता था वो अपने सैनिकों के 2 गुना घोड़े रखता था, और यहाँ पर 3 गुना घोड़े रखता था, यहाँ पर 2 गुना घोड़े रखता था सैनिकों के आधार पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। यह प्रथा, एक नई प्रथा सेना में जोड़ा किसने था, जहांगीर ने जोड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब क्या था। मुगल प्रशासन में अगर कहा जाए मुहस्सिब का मतलब क्या होता है, लोक आचरण अधिकारी। इसकी नियुक्ति औरंगजेब ने किया था। इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि घूम घूम करके ये देखना कि कौन इस्लाम धर्म का सही से पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। याद रखना ये। और इसके अलावा प्रशासन के कार्यों में कौन हस्तक्षेप कर रहा है, प्रशासन में कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, ये सब देख रेख कौन करता था, तो मुहस्सिब करता था। तो लोक आचरण अधिकारी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इसका काम मेन यही था कि जनता इस्लाम धर्म का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, ये काम मुख्य था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसको, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि जो होती थी उसको कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। तो मुगल जो प्रशासन था उसमें जो मुख्य काजी कौन होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। अर्थात मनसबदारी व्यवस्था को अगर पूछा जाए किसने शुरू किया था, तो मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था अकबर ने। ये क्यों शुरू की गई थी, सैनिकों की सुगमता में से भर्ती की जाए, अर्थात सैनिकों की जो भर्ती हो वो योग्यता के आधार पर हो और सही तरीके से हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और मनसबदारी प्रथा सेना में लागू की गई थी, तो अकबर ने शुरू किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका अगर पढ़ते हैं, तो मुगल कालीन संगीत और चित्रकला से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, ठीक है। तो मुगल काल में अगर देखा जाए तो चित्रकला एक विभाग की स्थापना किसने कराया था, अकबर ने कराया था। लेकिन चित्रकला की शुरुआत किसके समय में हुई थी, हुमायूं के समय में हुई थी। लेकिन चित्रकला को एक विभागीय रूप किसने दिया था, अकबर ने। लेकिन चित्रकला सबसे ज्यादा विकसित किसके समय में हुई, शाहजहां, ये क्या कहते हैं, जहांगीर के समय में। और जहांगीर स्वयं एक बड़ा चित्रकार था और चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है जहांगीर के समय को। और याद रखना, जहांगीर के बाद चित्रकला का पतन किसके समय में शुरू हो गया था, तो शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय में केवल बॉर्डर चित्र बनाए जाते थे और शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि उसने स्थापत्य कला पर विशेष गौर किया था। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्या रखना, एक नया विभाग या कारखाना स्थापित किसने कराया था, तो अकबर ने कराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि दास्तान ए जो है अमीर हमजा का चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया था। तो अगर इस कहा जाए तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अगर याद रखिएगा, इसका आंसर ए भी होगा और आपका सी भी होगा, दोनों इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, जो आंसर बीपीएससी ने मारा था वो माना था, वो मीर सैयद अली मारा था। क्यों, क्योंकि ये चित्रकला का प्रधान था। चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर ने किया था, तो इन्हीं दोनों लोगों को विभाग का प्रमुख बनाया था, विभाग के प्रमुख ये थे। तो इसका आंसर तो सी होना चाहिए। लेकिन दास्तान ए अमीर हमजा का जो चित्र बनाया गया था वो दो लोगों ने मिलकर बनाया था, तो इसका आंसर ए और सी दोनों से होना चाहिए था। लेकिन चूंकि अध्यक्ष के नाते हो सकता है बीपीएससी ने इसका आंसर सी दे दिया है। अगर उपयुक्त में से एक से अधिक होता तो उसका आंसर ई हो जाता। दूसरा, दास्तान ए अमीर हमजा थे कौन, याद रखना, ये जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब के चाचा का नाम था, ठीक है। तो याद रखिएगा,
ये बहुत महत्वपूर्ण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी होना चाहिए, और सी होगा क्योंकि याद रखिएगा वो चित्रकला के कारखाना के अध्यक्ष थे, इन्हीं की देखरेख में चित्र बनाया ही गया था, लेकिन उसमें योगदान दोनों लोगों का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? याद रखना हमारे यहाँ जो चित्रकला थी वो इंडो इस्लामिक चित्रकला थी, लेकिन अकबर के समय में अगर कहा जाए तो अकबर के समय में याद रखिएगा यूरोपीय चित्रकला भी मुगल काल में प्रवेश कर गई थी, भारत में प्रवेश कर गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है दसवंत, और याद रखिएगा दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी राज दरबारी थे किसके समय में? तो किसके समय में चित्रकार थे? अकबर के समय में। तो याद रखना मुगल काल में किस राजा के कौन कौन से चित्रकार थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट दे दे रहा हूँ। अकबर के समय में कौन चित्रकार थे याद रखिएगा, जहांगीर के समय में कौन चित्रकार थे, शाहजहां के समय में कौन चित्रकार थे, इन तीनों लोगों के बारे में जरूर याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तो किसके समय में कौन चित्रकार थे इनको याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के समय में। जहांगीर की कला को स्वर्ण युग कहा जाता है चित्रकला का, और जहांगीर स्वयं एक बड़ा चित्रकार था। जहांगीर कहता भी था कि अगर एक चित्र अलग अलग चित्रकार द्वारा बनाया जाए, एक ही चित्र को एक चित्रकार आंख बनाता है, कोई उसके बाल बनाता है, कोई उसके जो है फेस को बनाता है, कोई अलग अलग अंग को बनाता है, तो मैं देख करके बता दूंगा कि जो है किस अंग को कौन सा चित्रकार बनाया है। इतनी परखी नजर हमारी है, और खुद जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में ये बात कही है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुगल कालीन साहित्य के बारे में अगर बात करते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो तुलसीदास ने गीतावली लिखा था, विनय पत्रिका लिखा था, कवितावली लिखा था, लेकिन साहित्य लहरी किसने लिखा था? ये सूरदास ने लिखा था। याद रखिएगा सूरदास की है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 71 बीपीएससी एग्जाम में ये 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? याद रखना गुलबदन बेगम ने की थी। और गुलबदन बेगम कौन थी? तो याद रखना ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। तो उसने अपने भाई का इतिहास लिखा था हुमायूंनामा के नाम से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ध्यान रखना ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद द्वारा इसको लिखा गया था, और निजामुद्दीन अहमद ने अबुल फजल से ज्यादा अच्छा तबकात ए अकबरी लिखा था, ये बात याद रखना। और इसमें निष्पक्ष इतिहास को लिखा गया अकबर के, जबकि जो अबुल फजल का अकबरनामा था इसमें पक्षपात किया गया, इसमें अकबर की बुराई को जो है क्या किया गया, निगलेक्ट कर दिया गया है। लेकिन जब निजामुद्दीन अहमद ने इतिहास लिखा था अकबर के समय में, तो अकबर के दरबार में ही विरोध करता था कि आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन अकबर की हिम्मत नहीं होती थी कि इसके बारे में कोई कदम उठा सके, क्योंकि बहुत श्रेष्ठ जो है कौन थे, लेखक थे ये। ठीक है, अकबर के समय में ही थे, तो इन्होंने तबकात अकबरी लिखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। निष्पक्ष इतिहास अगर किसी में लिखा गया है तो तबकात अकबरी में लिखा गया है। ठीक है, इसमें अकबर की बुराइयों को भी लिखा गया है, अकबर की अच्छाइयों को बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो आईने अकबरी है याद रखना ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसमें जो है अकबर के इतिहास को बताया गया है और केवल अकबर की प्रशंसा की गई है, इसमें अकबर की कोई बुराई नहीं की गई है। अगला लिखा है फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो फुतुहात आलमगीरी याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, यूपीपीसीएस में तो बहुत बार आ चुका है, याद रखिएगा बिहार में भी एक बार पूछा जा चुका है। तो याद रखना ये आलमगीरी लिखी गई थी औरंगजेब के लिए, और औरंगजेब का इतिहास लिखा था किसने? ईश्वर दास नागर ने, जो हिंदू था। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखना ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ये बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ये बात याद रखना, इसको बाबर नामा कहा जाता है। ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसका फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मुगल कालीन। देखा जाए तो मुगल काल में विविध क्वेश्चन और कौन कौन से पूछे गए हैं, दो चार क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेध करना है। एक तरफ पिता दिए गए, एक तरफ पुत्र दिए गए हैं। तो याद रखना, बाबर के पुत्र का नाम क्या था? कामरान। कामरान बाबर का बड़ा पुत्र था, ठीक है। इसके बाद हुमायूं था। अकबर के पुत्र का नाम सलीम था, जिसे हम इतिहास में जहांगीर कहते हैं। शाहजहां के पुत्र का नाम मुराद था और जहांगीर के पुत्र का नाम खुसरो था। जहांगीर के दो पुत्र थे, खुर्रम और खुसरो। खुर्रम कौन था? शाहजहां, जिसे बाद में शाहजहां कहा गया। और जो खुसरो कौन था? ये मानबाई से उत्पन्न हुआ पुत्र था और बाद में इसने जो है इसको मार दिया गया था, क्योंकि इसने विद्रोह किया था जहांगीर के शासनकाल में, याद रखिएगा। और बाद में जो है इसकी जो खुसरो की कब्र है वो कहाँ पर है? प्रयागराज में है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगर कहा जाए तो नीचे दिया गया जो है सुमेल है, इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ इमारत दी गई है, एक तरफ बनवाने वाला दिया गया है। काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाया था? तो याद रखना, ये बाबर ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, याद रखना, ये किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला, याद रखना, ये अकबर ने बनवाया था। और एतमाउद्दौला का मकबरा, याद रखना, नूरजहां ने बनवाया था। तो स्थापत्य कला में कौन किसका निर्माण किया है, यहां से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है और अलग अलग एग्जामों में भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? किसमें सही विरोधियों का उल्लेख नहीं है? पहला आपका है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, यह भी सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान, गलत हो जाएगा। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान जो है बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था? ये सूरत को कहा जाता था। याद रखना, सूरत बंदरगाह ही था जहां से काबुल के लिए अर्थात उसके लिए मक्का जाने के लिए मार्ग था, ठीक है। इसीलिए अकबर ने राजपूतों से समझौता किया था, क्योंकि राजपूतों के रास्ते से ही मक्का जाने के लिए सूरत आना पड़ता था। इसीलिए हज यात्रियों को नुकसान ना हो, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, इसीलिए अकबर ने राजपूतों से जो है क्या किया था? समझौता किया था। तो कहीं पर संधि किया था, कहीं साजिश कर करके जो है उसको रिश्तों में बदल दिया था। उसका मेन कारण था कि हज यात्रा को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। यहीं से पानी के जहाज से हज यात्री लाल सागर होते हुए मक्का पहुंचते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त जो है मंजिल के निर्माण में जो है 5,000 से 20,000 लोगों से 40 साल तक काम किया था? यह कथन जो है किसका है? तो याद रखना, ये क्या है आपका? विलियम फिंच का है। विलियम फिंच अकबर के समय में भारत आए थे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना, कितने जो क्वेश्चन थे मैंने बता दिया है। मुगल काल, मराठा काल, प्रशासन से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। तो मध्यकाल में मैंने 2 पार्ट में कराया है, एक पार्ट में दिल्ली सल्तनत को और एक पार्ट में आपका मुगल काल, सिख धर्म और आपका जो है कौन सा? मराठा करा दिया है। तो जितने भी क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। और हमारा 72 बीपीएससी का जो बैच शुरू हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, उसको आप लोग फॉलो करिए, उसको देखिए, एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपका जो है कमेंट में मैं दे दूंगा। आप वहां से जा करके और क्लास को विजिट कर सकते हैं। सारी क्लासें ऑनलाइन चलती हैं। इसके अलावा उसकी वीडियो उस पर अपलोड रहती है, आप जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उस पर करंट अफेयर क्लास होती है। इसके अलावा हर जो वीकली में जो पढ़ाया जाता है उसका वीकली टेस्ट करा जाता है। तो एक तरह से पूरी जो है इसमें एक पूरा क्या कहते हैं पैकेज है और फीस बहुत कम है। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, क्लास से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।